बावड़ियाँ। रतनगढ़ के बावड़ियों के बारे में बात करें जो प्राचीन काल में बनाई गई थी। बावड़ी यानी बड़ा और चौड़ा कुआं जिसमें नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इस तरह बावड़ी भी कुएं की तरह ऐसा जल स्रोत है जिसके जल का उपयोग पीने के पानी के साथ ही नहाने धोने, पशुधन के लिए, यहाँ तक कि सिंचाई के लिए भी होता रहा है। इसी के साथ बावड़ी प्रमुख जल स्रोत तो है ही। उसका सामाजिक धार्मिक महत्व भी रहा है। ग्रीष्म ऋतु में बावड़ी जहाँ शीतलता देने वाला प्रमुख स्थान रही, वहीं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी रही थी। बावड़ियों के निकट देवालयों का प्रतिष्ठापित होना उसके धार्मिक महत्व को प्रतिष्ठित करता है। इन बावड़ियों की दीवारों में आले बनाकर देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई थी। इनके द्वार पर, प्रवेश द्वार पर भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। ये बावड़ियां धर्मनिरपेक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण भी रही हैं। इस कारण सभी धर्मों के लोग समान रूप से इस जल का उपयोग करते थे। रतनगढ़ के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में अन्य जल स्रोतों की तरह बावड़ियों का निर्माण भी आवश्यक रूप से समय समय पर होता रहा है। यहाँ पर समाज के सजे हुए संपन्न लोगों ने अनेक बावड़ियों का निर्माण कराया, जो कि स्थापत्य कला का सजीव उदाहरण है। नदी के दरवाजे के सामने की बावड़ी, यह बावड़ी नगर की जल तृप्ति बावड़ी है, क्योंकि 50 वर्ष से इस बावड़ी का पानी पेयजल के रूप में उपयोगी रहा है। इस बावड़ी में पानी की मोटर लगी हुई, जिसमें पानी की टंकी भरी जाती है, फिर उस टंकी से नगर को पानी दिया जाता है। अन्य ट्यूबवेल के द्वारा भी इस बावड़ी में पानी एकत्रित किया जाता है। यह बावड़ी काफ़ी पुरानी है, यह लगभग 40 फीट गहरी है। इसके अर्ध भाग तक सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो एल आकार में बनी हो, किंतु अब बंद कर दी गई है। पहले इस बावड़ी पर डीजल इंजन लगा रहता था, अब मोटर और इंजन की व्यवस्था नहीं है। अब चढ़ से पानी प्राचीन काल में उस समय खींचा जाता था, जिससे पत्थरों पर अब भी निशान देखे जा सकते हैं। फूटी बावड़ी, गुंजाली नदी के बीचों बीच एक बावड़ी बनी हुई है, जो फूटी बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु अब इसकी एक ही दीवार शेष है। गर्ग बावड़ी, गुंजाली नदी के किनारे पर स्थित गर्ग परिवार की ओर से एक बावड़ी बनी हुई है, जो अच्छी हालत में है। इस बावड़ी की गहराई लगभग 40 फीट है। यह बावड़ी मेहराबदार बनी हुई है, 10-15 फीट तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। तेली बावड़ी, गर्ग बावड़ी के समीप कुछ हटकर तेली समाज द्वारा निर्मित एक तेली बावड़ी है। इस बावड़ी की गहराई लगभग 60 फीट के करीब। बावड़ी के मध्य तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। गोविंदाबा की बावड़ी, रतनगढ़ से 8 किलोमीटर दूर आलोरी करवड़ा गांव में गोविंदाबा की बावड़ी प्रसिद्ध है। यह गांव चारणों का है। बावड़ी का स्थापत्य वैभव अद्वितीय, तोरण और गुंबदों द्वारा व बरामदों से यह स्थापित बावड़ी उपरोक्त बावड़ियों में सबसे उत्कृष्ट है। इसके अंदर सीढ़ियों पर अंतराल से 2 मेहराब द्वार बने हुए हैं। इस बावड़ी की गहराई 60 फीट है। आवागमन के मार्ग, व्यापार एवं आवागमन के क्षेत्र में मार्गों का बड़ा महत्व होता है। मुगलों के आगमन के पश्चात मार्गों में आशातीत परिवर्तन हुआ, जिसके पश्चात विभिन्न शासकों ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्धित एवं परिष्कृत इन मार्गों को किया, जो आज भी वर्तमान रूप में कार्य कर रहे हैं। रतनगढ़ नीमच मंदसौर उज्जैन वाला मार्ग, रतनगढ़ बेगू चित्तौड़ वाला मार्ग, रतनगढ़ सिंगोली भैंसरोडगढ़ राउतभाटा कोटा वाला मार्ग, रतनगढ़ जाट ग्वालियर कला वाला मार्ग। इन मार्गों का उपयोग युद्ध के समय सैनिक मार्ग के रूप में तथा शांति काल में व्यापार के साथ तीर्थ यात्रा के रूप में भी किया जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेवाड़ मालवा के कई गाँव में सराय बनी हुई थी। जहाँ सराय नहीं होती थी, वहाँ एक बड़ा चबूतरा होता था, जिसे धर्म की ओटली कहा जाता था। इस पर यात्री ठहरा करते थे। मुख्य मार्गों पर तो प्रायः प्रत्येक कोस पर एक सराय बनी हुई थी। वहाँ हिंदू मुसलमानों के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था थी। प्रत्येक सराय में कुआं, मस्जिद, मुअज्जिन, इमाम व शिकदार अर्थात मैनेजर होते थे। सरायों के साथ साथ धर्मशालाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधिया राज्य की ओर से पक्के मार्ग व मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था। इसके साथ ही राज्य की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए पत्थर पर खुदे हुए दूरी के चिन्ह भी लगाए जाते थे। ऐसे चिन्ह जिन पर हिंदी अंग्रेजी में सिंगोली 12 मील 18, नीमच मील 32, ग्वालियर कला मील 24 के पत्थर रतनगढ़ विश्राम घर के पीछे बनी कुंडी में लगे हुए हैं। संभव है बाद में निकालकर कुंडी बना ली गई हो। माल ढोने के लिए अधिकतर बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। बैलों, ऊँटों व भैंसों व गधों की पीठ पर भी माल लाया एवं ले जाया जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बैलगाड़ियों में भैंसा आदि पशु ले जाना संभव नहीं, वहाँ मनुष्य स्वयं ढोता था।
पुरुष घोड़ों पर और स्त्रियां बंद गाड़ियों में यात्रा करती थी, जबकि निम्न वर्ग के गरीब स्त्री पुरुष पैदल या बैलगाड़ी में यात्रा करते थे। व्यापार, प्रशासन, सैनिक दृष्टि से डाक व्यवस्था का बड़ा महत्व था। अधिकांशतः यात्रियों तथा माल की गाड़ियों के साथ पत्र भेजे जाते थे। कई बार किसी आवश्यक गोपनीय पत्र के लिए पत्रवाहक को भी साथ भेजा जाता था। शीघ्र पत्र भेजने के लिए सांड सवार का उपयोग किया जाता था। भाषा शैली, रतनगढ़ की मुख्य भाषा पहले मेवाड़ी थी, जो हिंदी की उपबोली तथा राजस्थान की बोली या मारवाड़ी से बहुत साम्य रखती है, किंतु अब इस बोली पर मालवी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। मालवी समस्त मालवा प्रांत की भाषा है। मेवाड़, मध्य प्रांत आदि के कुछ भागों में बोली जाती है। अपने सारे क्षेत्र में इसका प्राय एक ही रूप देखने में आता है। यह एक कर्ड मधुर और कोमल भाषा है। विशेषकर स्त्रियों के मुख से यह बहुत ही मीठी लगती है। मालवा की मिठास के कारण ही लता मंगेशकर जो इंदौर में जन्मी थी, उसकी पूरे विश्व में सबसे मधुर आवाज़ मानी जाती है। मालवा की माटी ही ऐसी है कि जो भी जन्म लेता है उसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है। यह कर्ण मधुर और कोमल भाषा विशेषकर स्त्रियों के मुख से बहुत मीठी लगती है। मालवा के राजपूतों में इसका एक विशेष रूप प्रचलित जो रांगड़ी कहलाता है। चंद्रसखी व सीतामऊ के महाराज कुमार रतन सिंह नटनागर आदि की रचनाओं में इसका कहीं कहीं बहुत ही अच्छा रूप देखने को मिलता है। मध्यकालीन पट्टों, परवानों तथा पत्रों में भी इसके वास्तविक स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। आदर सरकार शब्दों में आप, राज, बड़ा जी, श्री जी, हुजूर, हुकुम, बड़ो, हुकुम आदि प्रचलित है। देशद शब्दों का प्रचलन भी था। लिखावट की दृष्टि से सीधी लकीर खींचकर उस पर महाजनी ढंग से या रेंगती हुई घसीट रूप में लिखी जाती थी। एक ही प्रकार के समान अक्षर लिखने व पढ़ने में अलग अलग आते थे। य और थ, व और च, भ और म, क और फ, घ और ध, ये एक समान शब्द अक्षर देखने को मिलते हैं, जिनको समझने के लिए वर्तमान में विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त लिखावट में ह्रस्व, दीर्घ शब्द या भाषा के जमाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। समाचार के लिए सुमिचार, लिखावजो के लिए लखावजो आदि प्रयोग किए जाते थे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।